किसान वाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, मॉनसून आ चुका है और इसके साथ ही आप सभी ने अपने खेतों की तैयारी और धान की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही हमारे कुछ किसान भाई बहन खरीफ फसलों में अन्य फसलें भी लेते हैं, लेकिन खरीफ फसलों की बुआई करने से पहले या उनकी खेती करने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बहुत जरूरी भी है ये चीज। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रिया सिन्हा को। आप कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव में विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, कृषि मशीनरी एवं शक्ति अभियांत्रिकी की। और आज हम उनसे जिस बारे में बात करने वाले हैं वो विषय है खरीफ फसलों हेतु उन्नत बीज शैया की तैयारी में कृषि यंत्रों की भूमिका और बुआई के लिए मशीनों का उपयोग किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले हम प्रिया जी से जानते हैं कि ये जो बीज शैया की हम बात कर रहे हैं, वो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये बीज शैया आखिर होता क्या है और इसका महत्व क्या है। जी मैम, नमस्कार आपको मैम, और मेरे किसान भाई बहनों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो मेरा टॉपिक है खरीफ फसलों में तो उन्नत बीज शैया तैयार करने की विधि और उसके लिए कैसे हम लोग मशीनरीकरण के माध्यम से बहुत अच्छे से बीज की तैयारी, बीज बोने के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दूंगी। और वो बहुत जरूरी भी है कि खरीफ की जब हम तैयारी करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कैसे बीज शैया तैयार करना और ये होता क्या है। तो बीज शैया जो होता है वो हम लोग भूमि, जो हमारा खेती भूमि रहता है उसको खरीफ या फिर हम रबी में भी तैयार करते हैं। अभी मैं खरीफ की बात करूंगी। खरीफ में तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर हमारा बीज शैया अच्छे से तैयार होगा तभी जो पौधों का जो उन्नत जो पौधे रहते हैं वो तैयार होते हैं प्रारंभिक अवस्था में। तभी आगे चल के जो हमारा पौधा जो होता है वो हेल्दी रहता है और जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें भी काफी मात्रा में हमको उन्नत मतलब जो क्वालिटी बीज रहता है वो देखने को मिलता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग बीज शैया जो होता है प्रारंभिक अवस्था में मशीनरीकरण के साथ अच्छे से करें। सबसे पहले मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि हमको जनरली पता नहीं होता है कि जो बीज शैया जब हम तैयार करते हैं तो हमको दो जो मीडियम होता है उसमें करना चाहिए। जनरली हमारे किसान भाई बहन करते हैं कि हमको बीज शैया तैयार करना है तो वो प्राथमिक जो अवस्था रहता है उसी में तैयार करते हैं और उसी मशीनों का उपयोग करके वे बुआई करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग रबी की फसल लेते हैं फिर जो मिट्टी है वो कड़ी हो जा रहती है, तो उसको अगर हम लोग को मिट्टी को ढीला करना है तो उसके लिए हमको पहले प्राथमिक जुताई करना पड़ता है, फिर सेकेंडरी जुताई करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको जानकारी होना चाहिए कि हमको कौन सी मशीन का उपयोग करना है और कैसे उपयोग करना है, किस समय कौन से मशीन का हमको फील्ड में उपयोग करना है। तभी हम लोग जो हमारा जो बीज शैया तैयार करते हैं वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें हम लोग बेहतर कर पाएंगे। जी जी। और क्योंकि अभी खरीफ का सीजन ही चल रहा है तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए, किसान भाई बहनों को बताइए कि जो उन्नत बीज शैया की आपने बात की उसकी आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ती है, क्यों करना चाहिए ये उन्नत बीज शैया की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि सबसे पहले हम बात करें तो हमको अपने पौधों के लिए बेहतर अंकुरण की जरूरत रहती है। अगर हमारा प्रारंभिक अवस्था में बीज शैया अच्छा रहेगा तभी बेहतर अंकुरण होगा। बीज शैया में सबसे पहली बात तो हमारा ये रहता है कि जब हम उसको तैयार करते हैं तो वो जब पूरा फील्ड में इक्वल जो मिट्टी का प्रॉपर डेप्थ रहता है वो इक्वल बना रहता है और साथ ही साथ में उसमें जो पानी की मात्रा रहती है वो बराबर मात्रा में रहती है। अगर हम लोग अपना फील्ड अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, बीज शैया हमारा तैयार अच्छे से नहीं रहेगा तो उसमें कहीं पर पानी ज्यादा भरा होगा, कहीं पर कम होगा, या फिर जब हम फर्टिलाइजर की अगर बात करते हैं, उर्वरक डालते हैं तो उसमें भी वैसे ही होता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि बेहतर अंकुरण के लिए प्रारंभिक अवस्था में हमको विभिन्न प्रकार के अच्छे मशीनों का उपयोग करके बीज शैया तैयार करना है। फिर दूसरा होता है कि पौधों में बराबर नमी भी बनी रहती है। जैसे कि मैं अभी बताई कि अगर हम लोग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे अपना बीज शैया तैयार तो कहीं पर गड्ढा रहता है तो जिसके कारण वहां पर पानी भराव ज्यादा होता है, कहीं पर अगर जमीन ऊंचा है तो उसमें सूखा हो जाता है बीज, तो बराबर मात्रा में हमारा पौधों का विकास नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमको पौधे को अगर हमको स्वस्थ रखना है, उपज में अपना वृद्धि करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नमी संरक्षण बना रहता है इक्वल पूरे फील्ड में। उसके अलावा खरपतवार का भी नियंत्रण होता है। जब हम लोग सही मात्रा में दोनों प्रकार की जुताई करते हैं तो इस चीज से भी हमको
उसका काफी महत्व दिखाई देता है और जो हम लोग उत्पादन होता है उसमें भी हमको उसका फायदा दिखाई देता है। साथ ही साथ उर्वरकों का प्रभावी इसमें उपयोग होता है और रोग और कीटों से भी हम लोग सुरक्षा इससे पा सकते हैं। जी, क्योंकि डॉक्टर प्रिया आप कृषि अभियांत्रिकी और मशीनरी की विशेषज्ञ हैं, तो आप ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से मशीनों का या फिर उपकरणों का उपयोग जब आप बीज सैया तैयार करते हैं तब जरूरत पड़ती है, किन मशीनों की आवश्यकता होती है? ये बहुत जरूरी है किसान भाइयों के लिए कि उनको इस नॉलेज कम रहता है कि कौन से मशीन है। जनरली किसान भाई है जो कल्टीवेटर और रोटावेटर का उपयोग करते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम बीज सैया तैयार करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो जुताई होता है वो 2 स्टेज में पूरा होता है। पहला होता है प्रारंभिक जुताई, दूसरा होता है द्वितीयक जुताई। तो हमारा प्रारंभिक जुताई में हम लोगों को सबसे पहले तो प्रारंभिक जुताई जब करते हैं तो 1 मई से 15 मई के बीच में हमको पहले अपना जो जुताई है उसको हर 3 साल में, जिसको गहरी जुताई बोलते हैं, वो कर ही लेना चाहिए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय हमारा फील्ड जो है खाली रहता है और थोड़ा नमी रहता है। उसमें क्या होता है, जब जितने भी मतलब कीड़े मकोड़े के अंडे रहते हैं वो उस समय पनपते हैं और जो भी हमारा लाटा बोटा जो रहता है उसके भी जो जड़ रहते हैं उसमें रुके हुए रहते हैं। तो जैसे ही हम लोग जुताई करते हैं या फिर उसमें गोबर खाद डालते हैं तो वो जब खरीफ की तैयारी करते हैं तो फिर हमारे फील्ड को नुकसान, जब हम पौधे लगाते हैं तो फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को ये करना चाहिए कि 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में गहरी जुताई सब सॉइलर के माध्यम से या डिस्क प्लाऊ के माध्यम से हमको कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है हम खरीफ की तैयारी चालू करते हैं प्रारंभिक जून से या लास्ट मई से करते हैं। तो उस समय हमको अपना जो प्राथमिक जुताई जब करते हैं तो हमको सबसे पहले जो हमारा मशीन है, कल्टीवेटर हो गया, मोड बोट प्लाऊ हो गया, डिस्क प्लाऊ हो गया, ये सब सॉइलर हो गया, ये मशीनों का ही हमको पहले उपयोग करना चाहिए। क्योंकि इस समय क्या रहता है, मिट्टी हमारा बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, मतलब कड़ा रहता है और उसमें हम लोग अगर डायरेक्ट रोटावेटर चलाते हैं तो उससे क्या होता है, जो रोटावेटर तो खराब होता ही होता है हमारा नुकसान, साथ ही साथ जो रहता है रोटावेटर सिर्फ मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है। तो मैं किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट अपने फील्ड में रोटावेटर का उपयोग ना करें। जनरली ऐसे ही करते हैं किसान भाई बहन। तो सबसे पहले वो ध्यान रखें कि प्रारंभिक जुताई पहले करें, जिसके लिए आप मोड बोट प्लाऊ का, देसी हल का या फिर कल्टीवेटर या फिर चीज, अगर आपका फील्ड ज्यादा कड़ा है, मतलब मिट्टी ज्यादा टाइट है, तो आप चीजल प्लाऊ का उपयोग करें। उसके बाद ही आप सेकेंडरी जुताई की ओर जाए और सेकेंडरी जुताई के लिए रोटावेटर का उपयोग करें, ताकि जो हमारा खेत में जो हम बीज सैया तैयार करने के लिए मिट्टी जो तैयार कर रहे हैं वो इक्वल मात्रा में भुरभुरी हो, जिसमें नमी संरक्षण हम पौधों को एक बराबर मिले और जो अंकुरन की जो स्थिति आएगी जो बीज में वो भी समान हो। जी, आपने तो बहुत सारे मशीनों के यहाँ पे नाम बताए, रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, डिस्क प्लाऊ हो गया और अन्य मशीनों के नाम बताए। लेकिन इन मशीनों का उपयोग करने में हमारे किसानों को कितनी लागत आ सकती है? क्योंकि ये मशीनों का जो नाम सुन रहे हैं वो सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि शायद महंगे हों। जी मैम, मैं एक चीज किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि जो हमारे प्रारंभिक जुताई के लिए जितने भी हम लोग मशीन उपयोग करते हैं, जो अभी मैंने नाम लिया था, डिस्क प्लाऊ हो गया और कल्टीवेटर हो गया, मोड बोट प्लाऊ हो गया, ये सारी मशीनें लगभग 45,000 से लेकर 50,000, 60,000, वो डिपेंड करता है कि हम किस कंपनी का मशीन ले रहे हैं और कितने एरिया के हिसाब से हम लोग उसका मशीन का उपयोग करने वाले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मशीन के साइज के अनुसार हम लोग खरीद सकते हैं। तो और अगर किराए में लेना हो? हाँ जी मैं उसके लिए भी आगे बता रही हूँ आपको, हमारे किसान भाई बहनों को भी, कि अगर हम लोग मशीन जो होता है, हर मशीन खरीदना हमारे लिए संभव नहीं है, तो इसके लिए सुविधा है कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसको CHC बोलते हैं। ये हर एक जिले में हमारे यहाँ उपस्थित है और जिले में एक नहीं, ऐसे जैसे मैं अगर बात करूँ, कोंडागांव जिले में 35 कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, तो वहां से हम लोग आसानी से ये मशीन को किराए में खरीद सकते हैं। और इसका जो लागत चार्ज होता है 1 घंटे के लिए 400 रुपए, 500 रुपए, वो डिपेंड करता है कि दूरी कितनी है, उसमें दूरी का भी चार्जेस जोड़ा जाता है, क्योंकि उसको लाने ले जाने के लिए लगता है, तो उसका भी कॉस्ट उसमें इंक्लूड रहता है। तो जनरली हमको पड़ता है वो 1 घंटे की अगर हम बात करें तो 400 से 500 रुपए, उससे ज्यादा नहीं पड़ता है। तो आसानी से किसान भाई बहन इसको किराए
किराए से खरीद के अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो चाहे तो कस्टम हायरिंग के माध्यम से उनको जो आवश्यकताएं की मशीन है वो सब्सिडी में, अगर SC/SC है तो 50%, अगर जनरल है तो 40% की सब्सिडी उनको वहां से मिल जाता है। सरकारी जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फॉर्म फिल करना होता है, उसमें टेंडर होता है, उसके माध्यम से वो मशीन जो उनको आवश्यकता है वो मशीन वो वहां से खरीद सकते हैं। जी जी। और चूंकि अभी बुआई का समय चल रहा है तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि बुआई के लिए कौन कौन से कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। जी, मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा लागत आता है अगर हम बात करते हैं बुआई के लिए, तो बुआई के लिए हम लोगों को जो रहता है, हाँ, अगर मशीन की बात करूं तो मैं 3 प्रकार के हम लोग मशीन उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि हम लोग अपने हाथ से चलने वाले मशीन उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा बैलों से जो चलने वाली मशीनें होती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा जो होता है वो होता है सेल्फ प्रोपेल मशीन होता है या फिर ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन होता है, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं अपने फील्ड में। तो सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ, अगर हमारा फील्ड छोटा है, हमारे किसान भाई बहनों का फील्ड छोटा है, अगर वो ज्यादा महंगी चीजें नहीं, मतलब महंगी मशीनरी उपयोग नहीं कर सकती या उनके आसपास किराए में महंगी मशीनें नहीं मिलती, तो उसके लिए सिंगल जो रो होता है, एक ही लाइन के लिए मशीनें आती हैं। पुश टाइप हैंड पुश ऑपरेटेड रहता है, जिसको हम लोग हाथ से धक्का देके ही चला सकते हैं। वो जो मशीन होता है मल्टी क्रॉप मशीन बोलते हैं उसको वो जो मशीन उपयोग करते हैं हम लोग, उसको सभी बीजों के लिए उपयोग किया जा सकता है। चाहे वो धान हो, हम स्मॉल सीड्स की बात करें, धान हो गया, गेहूं हो गया, या फिर हम मीडियम सीड्स की बात करें, या फिर हम लोग बोल्ड सीड्स की बात करें, जैसे चना हो गया, मक्का हो गया, सारी जो बीजें रहती एक ही मशीने से हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाई बहनों को तो मैं ये सलाह दूंगी कि वो मशीन अपने पास रखना ही चाहिए, क्योंकि जिस समय हम लोग अगर समय की बात करते हैं, खेती हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समय के साथ करना। अगर हम समय के साथ खेती नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, फसल को नुकसान होगा, साथ ही साथ जो उत्पादन होगा उसमें भी कमी आएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए वे छोटे मशीन अपने पास रख सकते हैं, जिसका वो समय के साथ खेती करने के लिए बिना किसी के ऊपर डिपेंड रहे अपना अकेले खेती कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि दूसरा हमारा होता है बैल चलित मशीन। बैल चलित मशीन भी हमारे पास है, मतलब उपयोग कर सकते हैं उसका, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास बैल होने चाहिए, और बैल के साथ साथ में उस मशीन में सिर्फ 2 रो में ही हम बुआई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आता है ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन। ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन में विभिन्न प्रकार के बीजों को बोने के लिए अलग अलग मशीनें अवेलेबल हैं, और उसके साथ ही साथ में अगर हम लोग को धान की बुआई करना है या फिर मक्के की बुआई करना है तो पर्टिकुलर भी अलग मशीनें आती हैं। मैं अभी किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि कम लागत में और कैसे समय के साथ कम समय में मल्टी क्रॉप प्लांटर के माध्यम से वे बुआई कर सकते हैं। जो मल्टी क्रॉप प्लांटर होता है उसमें बीज और खाद हम लोग एक साथ डालते हैं। जनरली हमारे किसान भाई बहन क्या करते हैं, पहले बुआई करते हैं फिर खाद डालते हैं, लेकिन इस जो मल्टी क्रॉप प्लांटर होता है उसमें हम लोग खाद और बीज दोनों एक साथ गिरता है। तो वो फायदा ले सकते हैं कि कैसे वे समय के साथ एक साथ, और इससे सबसे मेन फायदा ये होता है कि समय की तो बचत होती है, साथ में जब खाद और बीज एक साथ गिरता है तो जहां पर बीज गिरता है वहीं खाद गिरता है, तो जो लाटा बोटा जो होता है इंटरकल्चर जो बाद में ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसमें उसकी जो लागत होती है उसमें कमी आती है। क्योंकि खाद अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उस समय क्या होता है खाद जो रहता है इधर उधर छिड़काव होता है, जिसके कारण कहीं पर भी जहां पर भी जो घास जो रहता है वो उग जाता है, उनको भी उतना न्यूट्रिएंट मिल जाता है, तो उससे इसमें बचत होती है। तो जो हमारा सबसे मेन जो खर्चा रहता है धान की अगर बात करें तो इंटरकल्चर जो ऑपरेशन रहता है उससे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर प्रिया, अभी तो आपने बता दिया कि बुआई के लिए कौन कौन से कृषि यंत्रों का उपयोग हमारे किसान श्रोता कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो रोपा भी लगा रहे हैं। तो राइस ट्रांसप्लांटर की इसमें क्या उपयोगिता होती है, और अगर कोई पौध तैयार कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या विधि होती है, आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी मैम। जो राइस ट्रांसप्लांटर होता है वो एक प्रकार से रोपा लगाने का ही मशीन है, उसको रोपाई मशीन भी बोलते हैं अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो। ये जो मशीन होता है जनरली मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि 2 प्रकार का मशीन होता है। एक होता है वॉक बिहाइंड टाइप मशीन होता है, दूसरा होता है राइडिंग टाइप। जो वॉक बिहाइंड टाइप मशीन रहता है ये जो हमारा आता है 6 से 8 रो के लिए आता है, मतलब 6 से 8 रो में ये एक साथ रोपाई करता है,
और साथ ही जो हमारा राइडिंग टाइप जो मशीन होता है, ये भी हम लोग 6 से 8, 8 से 12 रो तक एक साथ हम लोग इसमें बुआई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो मैं किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगी कि जो लागत जो लगता है, जो हम लोग रोपाई करते हैं हाथ से, तो हम देखिए अगर एक हेक्टेयर की बात करते हैं तो कम से कम हमको 25 से 30 मैन पावर की जरूरत होती है, मतलब उतने हमको लेबर की जरूरत होती है। और एक दिन में 1 हेक्टेयर ही कंप्लीट हो पाता है। अगर हम इस मशीन की बात करते हैं रोपाई करने के लिए, तो ये लगभग हमको 1.5 से 3 घंटे में 1 हेक्टेयर की पूरी रोपाई करके दे देती है। वाक बिहाइंड टाइप, ये वाक बिहाइंड टाइप है। अगर हम लोग बात करते हैं राइडिंग टाइप मशीन, जो सेल्फ प्रोपेल, मतलब खुद से जिसको हम लोग चलाते हैं, उसमें सीटिंग रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर की या फिर अलग अटैचमेंट की जरूरत नहीं रहती है। डायरेक्ट इसको हम लोग फील्ड में ले जाके चला सकते हैं मशीन को। तो उसके लिए हमको लगभग 1 से 1.5 घंटे में 1 हेक्टेयर तक की हम लोग रोपाई आसानी से कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ हमको 2 मैन पावर की जरूरत रहती है, जो एक पीछे देखता है और एक चालक लगता है। क्योंकि मशीन है, कभी कभी होता है कि कहीं पर मिट्टी फंस जाने से नीचे पौधा गिर रहा है कि नहीं, इसको प्रॉपर देखने के लिए। और इस चीज को ध्यान, किसान भाई बहन अगर इसका उपयोग करते हैं तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम लोग कोई भी मशीन चलाएं, पीछे एक देखने के लिए, उसको जज करने के लिए होने चाहिए। क्योंकि वो मशीन है, बोल नहीं सकता है, तो हमको देखना प्रॉपर, उसको जज करना जरूरी है कि कैसे वो मशीन काम कर रहा है कि नहीं, या फिर उसमें कहीं मिट्टी तो फंसी नहीं। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग को जब राइडिंग टाइप हम लोग उपयोग करते हैं तो जरूरी है कि एक हमको चालक और एक पीछे मशीन को जज करने वाला देखने के लिए कि मशीन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जनरली हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, किसान भाई बहन उपयोग करते हैं, तो इस चीज का ध्यान नहीं दिया जाता। तो उस समय क्या होता है, जो हमारा खेत में कहीं पर गैप आ जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि इसके लिए जो हम लोग नॉर्मल जैसे रोपाई करते हैं तो धान का छिड़काव करते हैं खेत में ही, एक फील्ड में तैयार बीज से तैयार करके। लेकिन इसके लिए अगर हम लोग राइस ट्रांसप्लांटर उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमको स्पेशल एक नर्सरी तैयार करना पड़ता है। इस नर्सरी को तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले समतल जमीन का उपयोग करना है। समतल जमीन का उपयोग इसलिए करना है क्योंकि हमको एक मैट तैयार करना है, एक चटाई तैयार करना है, जो क्या है मशीन के माध्यम से जाएगा। अगर हम लोग अंडुलेटिंग या फिर समतल जमीन उपयोग नहीं करेंगे तो मैट प्रॉपर तैयार नहीं हो पाता। इसके लिए सबसे पहले किसान भाई बहन ध्यान रखेंगे कि समतल जमीन का उपयोग करेंगे। उसके बाद मैट तैयार करने के लिए वो समतल जमीन जो हम ले रहे हैं उसपे केले का पत्ता लगा सकते हैं, या फिर उनके पास जो मटेरियल वो अवेलेबल रहता है उस समय वो उपयोग कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होता है पॉलीथीन उसमें लगाएंगे। उसके बाद फिर उसमें प्रॉपर मात्रा में मिट्टी, तीनों का रेशियो सेम रहेगा, मिट्टी रहेगा और फिर गोबर खाद और रेत रहेगा। ये तीनों को मिक्स करने के बाद इसको लगभग 2.5 या 3 सेंटीमीटर का एक बेड बनाएंगे हम लोग, जो पॉलीथीन रहेगा उसके ऊपर। फिर इस बेड में हम लोग बीज लेंगे, जितना बीज हमको जरूरत है। अगर 1 हेक्टेयर की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 केजी हमको लगता है, अगर हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके लिए बीज को लेना है। और बीज जो हमको लेना है वो अच्छे बीज लेने हैं, क्योंकि अंकुरन बराबर मात्रा में आना चाहिए, तभी हमारा पौधा अच्छे से तैयार होगा। तो उस बीज को लेने के बाद बीज को हमको सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट ये भी एक बहुत जरूरी चीज है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। अभी अगर वो धान की बुआई करते हैं या किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में जो भी हमारा बीज रहता है उसको टीका लगाना बहुत जरूरी है। तो हम अगर इसकी अभी बात मैं मेट बनाने की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी फील्ड में हम डायरेक्ट सोइंग भी करते हैं, छिड़काव भी करते हैं, तो जरूर हमारे किसान भाई बहन ध्यान रखें कि बीज को बोने के पहले उस बीज को टीका जरूर लगाए, सीड ट्रीटमेंट जरूर करे। उसके लिए ट्राइकोडर्मा साफ पाउडर का उपयोग वो 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं आगे बताना चाहूंगी कि उसके बाद फिर उस पे हम लोग बीज को लगभग 24 घंटे के लिए भिगाकर हमको रखना है। 24 घंटे बाद उसको निकाल के अंकुरित होने के लिए फिर से हमको 24 घंटे के लिए रखना है। 24 से 36 घंटा के लिए हम लोग उसको रख सकते हैं जब तक अंकुरित नहीं होता है। फिर जो अंकुरित बीज रहता है उसको हमको, जो हम लोग सीड बेड तैयार किए हैं उस पे उसको छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद उसमें फिर से हमको हल्का सा मिट्टी और खाद डाल के हल्का सा पानी स्प्रे करके छोड़ देना है 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद उसमें फिर से हल्का पानी डालना है। उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद में उसमें हल्का सा पानी, मतलब भराव ज्यादा नहीं भरना है, रूट में जितना पानी हो जा सके लगभग 2 सेंटीमीटर तक उसमें पानी भर के रखना है।
उसके बाद फिर उसको वॉच करते रहना है, कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा स्प्रे उस पानी देते रहना है। फिर 15 से 20 दिन में हमारा जो सीडलिंग्स बोलते हैं, जो हम लोग उपयोग करते हैं मैट चटाई, उसको सीडलिंग्स का तैयार हो जाता है। फिर वो सीडलिंग्स को हम लोग वो चटाई के रूप में तैयार होता है, उसको डायरेक्ट हम लोग मशीन में ले जाके रोपाई कर सकते हैं मशीन के माध्यम से। तो डॉक्टर प्रिया, हमने आपसे बहुत सारी जानकारी ली है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई हो और आप हमारे श्रोता साथियों से, जो किसान भाई बहन आपको अभी सुन रहे हैं इस वक्त, उनसे अगर साझा करना चाहते हैं तो कहें। जी, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको समय के साथ खेती करना है, और समय ही हमारे पास नहीं रहता है। अगर हम समय के साथ खेती करते हैं तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि हमारा हर काम समय से होता है, और जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें हमको वृद्धि देखने को तो मिलती है। साथ ही साथ नेक्स्ट आने वाला सीजन में जो हम क्रॉप लेते हैं उसके लिए भी हमारा प्रॉपर समय हमको मिल जाता है और हम तैयारी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसके लिए हमारे किसान भाई बहनों को जागरूक होने की जरूरत है। साथ ही साथ जो मशीनरीकरण, जो जिसके बारे में मैंने अभी बताया, उसको समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमको पता होना चाहिए कि कौन सी मशीनें कब उपयोग करनी है। खासकर मैं जुताई की बात करूंगी कि आप लोग जरूर इस बात को ध्यान रखेंगे कि जुताई के लिए आप लोग प्राथमिक जुताई और सेकेंडरी जुताई दोनों का उपयोग करें। डायरेक्ट सेकेंडरी जुताई पे ना जाए, उससे मशीन का तो नुकसान होता है। साथ ही साथ हमारा फील्ड जो बीज सैया होता है उसकी भूमि अच्छे से तैयार नहीं हो पाती, जिसके कारण प्रारंभिक अवस्था में ही बीजों का अंकुरन बराबर मात्रा में नहीं हो पाता है, जिससे काफी नुकसान होता है। तो इस चीज का मेरे किसान भाई बहन ध्यान रखें और कोशिश करें कि धान के लिए लाइन सोइंग का उपयोग करें, ताकि जो इंटरकल्चर जो ऑपरेशन होता है, जो घास निकालने में हमारा जो समय लगता है उससे बचा जा सके। और उसके लिए भी मशीनरीकरण का उपयोग करके अपना समय बचा के, खेती में पैसा बचा के आपका जो लागत है उसको कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिल सके। जी, तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।